हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत पे यूनानियों का आक्रमण। ठीक है, ग्रीक इन्वेशन ऑन इंडिया। देखिए, इससे पहले हमने ईरानियों का भारत में आक्रमण पढ़ा था। ठीक है, तो ईरानियों के बाद भारत में जिस विदेशी शक्ति का आक्रमण होता है वो कौन थे? यूनानी थे। और इस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वो किया था सिकंदर ने। ठीक है, तो अगर ग्रीक या यूनान की बात करें तो यूनान जो है मुख्य रूप से आज का जो ग्रीस है उसी को बोलते हैं, जिसकी कैपिटल क्या है? एथेंस है। तो यूनान जो कि ग्रीस आज का है उसकी कैपिटल क्या है? एथेंस है। तो आपने ईरानियों का आक्रमण पढ़ा था, तो ईरान के अगर नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे टर्की मतलब तुर्की पड़ेगा, उसके बाद एक वेस्ट में सी पड़ता है जिसका नाम है एजियन सी, उसके बाद पड़ता है ग्रीस। ठीक है, तो ये बाल्कन का ही हिस्सा है। ओके, तो चलिए, सिकंदर के नेतृत्व में आक्रमण होता है तो हम लोग पहले सिकंदर के बारे में जानेंगे। देखिए, सिकंदर का जो जन्म होता है वो 356 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था जो कि मैसेडोनिया के शासक थे। ओके, फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व में शासक बनता है। उसकी हत्या जो है 336 ईसा पूर्व में हो जाती है। फिलिप जो इनके पापा थे सिकंदर के, तो 359 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं, उनकी हत्या 336 ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो सिकंदर है केवल 20 वर्ष की आयु में सिकंदर जो है मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक बनता है। ठीक है, तो मैसेडोनिया जो है उसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, क्या है? स्कॉपजे। ग्रीस के नॉर्थ में पड़ता है, तो ग्रीस के नॉर्थ में मैसेडोनिया पड़ता है जिसकी राजधानी क्या है? स्कॉपजे है। ठीक है, सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। पूछ जाता सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था। उसने अपने सपने जो कि विश्व विजेता बनने का था, सिकंदर का सपना क्या था? वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो उसको पूरा करने के लिए भारत विजय के अभियान में 326 ईसा पूर्व में निकलता है। तो ध्यान रखिए, 326 ईसा पूर्व में भारत विजय के अभियान में निकलता है। ठीक है, विश्व विजेता बनना चाहता था लेकिन सबसे पहले भारत विजय के अभियान में निकलता है। भारत विजय के क्रम में उसने बल्क बैक्टीरिया, तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया, अफ़गानिस्तान का, वो आपका बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो इसने भारत विजय के क्रम में उसने सबसे पहले बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए, भाई अफ़गानिस्तान का एरिया वही आता है, तो काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया और भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अपने इंडिया के जो वेस्ट में पड़ता है तो उधर ही से आते काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया और भारत में प्रवेश किया। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जितने भी शक्तियाँ थी जिन्होंने आक्रमण किया था तो कहाँ से? भारत के पश्चिम इलाके से ही आई थी, क्योंकि आप साउथ में उधर देखोगे तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर है, और अगर आप इधर देखोगे पूर्वी तरफ तो उधर क्या है? आपका पूरा हिमालय है। तो वहाँ से तो उस समय ये नहीं था कि वहाँ से वो आक्रमण कर सकें, तो एक एरिया जो बसता था वो कौन सा बसता था? वेस्ट साइड का। ठीक है, जिधर आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, भारत से ऐड है, तो उधर ही से आक्रमण हुए थे। ओके, तो चलिए, तो उसने क्या किया? बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया और भारत में प्रवेश करता है। तो इसके बाद सिकंदर का सामना तक्षशिला के राजा आम्बी से होता है। किससे होता है? तक्षशिला के राजा आम्बी से होता है। ठीक है, जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ध्यान रखना चाहिए, सिकंदर का सामना तक्षशिला के राजा आम्बी से होता है, लेकिन उसने सिकंदर के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसने क्या किया था? सिकंदर को अपना सहयोग देने का वचन दिया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आम्बी ने क्या किया था? सिकंदर को पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है, उसके बाद वो पंजाब क्षेत्र पहुँचता है। उस समय तक्षशिला के बाद वो कहाँ से पंजाब क्षेत्र पहुँचा? उस समय वहाँ का जो पंजाब का राजा था वो कौन था? पोरस था। तो सिकंदर के सामने अपने को नहीं झुकाया था। ध्यान रखिए, पोरस ने सिकंदर के सामने अपने को नहीं झुकाया। जिस तरह आम्बी जो है वो हार मान लेता है, लेकिन जो पोरस था उसने उनका डट के मुकाबला किया था। ओके, सिकंदर का मुकाबला आम्बी जहाँ उसके सामने झुक गया था, लेकिन राजा पोरस जो था वो उसके सामने नहीं झुकता और डट के मुकाबला करता है। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है वो झेलम नदी के किनारे होता है, तो इसलिए इसे हाइडस्पेस, जो वहाँ की यूनानी भाषा में उधर बोला जाता था, झेलम जो कि आज प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है, और झेलम को पहले हम लोग वितस्ता के नाम से जानते थे। तो हाइडस्पेस, झेलम, वितस्ता के किनारे पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है। इसी वजह से इसे वितस्ता, हाइडस्पेस या झेलम का युद्ध जानते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम का नाम क्या है? वितस्ता भी, हाइडस्पेस भी है। ओके,
और वहाँ पे फिर राजा पोरस जो है पराजित हो जाता है, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर पोरस का अधिकांश राज्य सिकंदर वापस कर देता है। तो वही इस युद्ध को हाइडस्पेस झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ने की योजना बनाता है और वो अपनी सेना के साथ व्यास नदी के तट पे पहुंचता है। व्यास को पहले विपाशा नदी के नाम से जानते हैं, झेलम को क्या वितस्ता और व्यास को विपाशा नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा। ठीक है, तो अब वो कहाँ पे पहुंचता है, व्यास नदी के तट पे पहुंचता। उसकी सेना ने क्या किया था, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अब रीज़न क्या था, देखिए सेना के इनकार करने का रीज़न ये था कि जैसे उस जो जलवायु एक तो हो गई, क्योंकि भारत की जलवायु यूरोपियन की जलवायु काफ़ी अलग थी, तो उन लोगों को ज़्यादा दिन तक वहाँ रहना आसान नहीं था। दूसरा, आपको पता है कि मगध साम्राज्य जो था वहाँ पे एक विशाल शक्ति थी। मगध साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा था, जो कि एक विशाल शक्ति के रूप में उभर के सामने आ चुका था। और उस समय वहाँ का राजा कौन था, घनानंद था। जब सिकंदर के आक्रमण हुआ था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, घनानंद था, जो कि बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शासक था। इसी से डर के सिकंदर की सेना ने वहाँ आगे बढ़ने से मना कर दिया। ओके, और सिकंदर के कहने के बावजूद भी वो लौट जाती है। तो आप ध्यान रखें किस नदी के तट को पार करने से उसने मना किया था, व्यास नदी। युद्ध जो पोरस और सिकंदर के बीच होता है वो झेलम नदी के किनारे होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग गलत कर देते हैं, व्यास और झेलम में कन्फ्यूज। ध्यान रखिए, व्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। व्यास को विपाशा के नाम से भी जानते हैं, और झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था जिसे वितस्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से लौट जाता है। 326 ईसा पूर्व में वो भारत विजय के अभियान के लिए निकलता है, और 325 ईसा पूर्व सिकंदर भारत से लौट जाता है। तो वो लगभग 19 महीने तक भारत में रहा था। देखिए, जब वापस लौटता है तो वापस लौटते के समय उसने क्या किया, झेलम नदी के किनारे बढ़ते हुए उसने सौभूति, शिवी, मालव, शूद्रक, सौदार्य, अलोर, सिद्धिमान, पाटल जीता था। जब वो वापस लौट रहा था तो झेलम नदी के किनारे से आगे बढ़ते हुए उसने सौभूति जीता, शिवी जीता, मालो जीता, शूद्रक जीता, सौदार्य, अलोर, सिद्धिमान, पाटल जीता था। ठीक है, और सिंध नदी के आसपास उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया था। तो कितने माह तक रहा था, 19 माह तक रहा था। और सिंध नदी के पास उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, स्थल मार्ग में और जल मार्ग में। ठीक है, तो वो कुछ सेना स्थल मार्ग से वापस लौटी है, कुछ जल मार्ग से वापस लौटती है। जल मार्ग से वापस जाने वाली सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था निर्याकस ने। तो जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया, एक जल मार्ग से, एक स्थल मार्ग से। जल मार्ग का जो सेनापति था जिसने नेतृत्व किया था सेना को, वो निर्याकस था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्थल सेना का नेतृत्व स्वयं सिकंदर ने किया था। वह स्थल मार्ग से वापस लौटता है। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र बेबीलोन, जो कि आज का इराक है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे होती है, बेबीलोन पे। ठीक है, आज का इराक में पड़ता है बेबीलोन। ओके, ऐसे आप पूछ सकते, मतलब बेबीलोन कहाँ पड़ता है, तो इराक में पड़ता है। तो उसकी मृत्यु कब 323 ईसा पूर्व में होती है। कितना उम्र थी, 33 वर्ष की अवस्था में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, सिकंदर ने जब पोरस को हराया था, राजा पोरस को हराया था, उसके बाद उसने पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे यूनानी उपनिवेश बसाए थे। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है निकैया, बुकाफेला, सिकंदरिया और सुगडियन। ठीक है, तो जो बुकाफेला है वहाँ पे एक घोड़ा था जिसका नाम था बुकाफेला, वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सिकंदर ने बुकाफेला नामक नगर वहाँ पे बसाया था। बुकाफेला जो है वो झेलम नदी के किनारे है। तो बुकाफेला घोड़े की मृत्यु जहाँ पे हुई थी, जो कि झेलम नदी किनारे, वहाँ पे सिकंदर ने बुकाफेला नामक नगर बसाया था। ठीक है, और अपनी विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने निकैया नामक नगर बसाया था। ध्यान रखें, निकैया जो कि आधुनिक पंजाब में है, तो उस अपने विजय के उपलक्ष्य में उसने निकैया नामक नगर बसाया था। चलिए आगे आते हैं। भारत पे यूनानी आक्रमण के जो प्रभाव थे, तो भारत में यूनानी शैली के सिक्के प्रचलित हुए। यूनानी मुद्राओं की नकल पे उल्लुक शैली के सिक्के ढाले गए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में यूनानी भाषा के प्रचलन का प्रमाण अशोक की यूनानी भाषा के अभिलेखों से मिलता है। ओके, तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जो यूनानी भाषा है उसका प्रमाण किससे मिलता है, अशोक की यूनानी भाषा के अभिलेखों से मिलता है। देखिए, भारत पे यूनानियों के आक्रमण से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर कर लिया है। आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।